पता है दीदी कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हिंदी साहित्य की जानी मानी पोएट। पता है पोएट क्या होता है? पोएट जो लोग पोएम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, वो होता है। जैसे बच्चों का रिंगा रिंगा ऐसा वाला आता है ना, गानी गानी ये सब लोग का लिखने वाला। अरे वैसा मतलब वो भी पोएम ही है, बट ये बड़ी बड़ी कविताएं होती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? हाँ। उनके पापा हरिवंश राय बच्चन थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, पर वो बड़ी बड़ी हिंदी की कविताएं लिखते थे और उसी से वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो वैसे ही ये भी बड़ी बड़ी कविताएं लिखती है। ये भी टीचर है और कविताएं लिखती है, वो बहुत फेमस है। चारों तरफ न्यूज़पेपर, इधर उधर सब जगह उनका नाम है। तो वो बोकारो से आ रही है हमारे यहाँ। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आप भी तैयार हो जाओ। ठीक है। तो गाइस, आज हमसे मिलने आ रही हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी पोएट कनकलता राय जी, और हम मिलेंगे उनसे और खूब सारी बातें करेंगे। कनकलता राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम लोग यूपी में हम लोग की तरफ उल्टा बोलते हैं। मेरी मम्मी का फेवरेट डिश है ये। और बिहार में शायद दाल पिट्ठी बोलते हैं। ओके। हाँ, आज वही बनाएंगे हम लोग। तो पिट्ठा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। ये गूथा हुआ आटा है, भिगोया हुआ चने की दाल, अदरक, धनिया, लहसुन, मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर या जीरा साबुत जो कि कूट लेंगे, और काली मिर्च। बताइए कैसा रहा मॉरिशस का ट्रिप आपका? बहुत शानदार रहा, बहुत आनंद आया। मतलब वहाँ की जो शांति है वो बहुत पसंद है। तो जैसे गोवा गए हैं आप? हाँ, तो गोवा जैसा हंगामा। हाँ, वही पूछने जा रही थी। नहीं, गोवा जैसा हंगामा नहीं है। गोवा में तो सबसे ज्यादा धमाका है। ट्रैवलिंग आप बहुत करते हैं, तो सबसे मेमोरेबल ट्रिप कौन सी रही है? मॉरिशस का ही रहा। मॉरिशस इसलिए कि एक तो ये मेरा ड्रीम भी था। हम लोग के समय में मनोरंजन के लिए था खेल कूद बाहर, जो भी मतलब करते थे। और इसके बाद लाइब्रेरी के मेंबर थे हम लोग। घूमने का शौक तो पहले से भी था, तो यात्रा वृत्तांत में पढ़ने लगी बहुत सारी। तो उसी बीच अचानक एक किताब आई, उसमें बहुत जगह का था, उसमें मॉरिशस की यात्रा थी। और मैं पढ़ते पढ़ते सो गई क्लास 10th में। पढ़ते पढ़ते सो गई, रात को भी अपना सपना देखी। और मैं थोड़ा इमेजिनेशन बहुत करती थी। अच्छा। तो पूरा एकदम Visualize। ये है ये करते सो गई। फिर मुझे वो उस बुक को मतलब वो यात्रा का हमको पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगा। मैं बोली कि भाई जिंदगी में जिस समय भी मुझे मौका मिलेगा मैं नौकरी करूंगी, मॉरिशस घूमने जाऊंगी। विदेश अगर कहीं गई तो मैं मॉरिशस ही घूमने जाऊंगी। ये चीज है कि अब मैं बहुत चीजें देखती हूँ कि अगर आप कुछ अच्छे मन से बोल दो और लगे कि नहीं हाँ मैं इसे हर हाल में करूंगी, तो ब्रह्मांड भी वो सहयोग बना देता है। बात आई गई हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड को मतलब था कि इसको जाना है, तो हस्बैंड और बच्चे मिलकर मुझे ये सरप्राइज दिया। मॉरिशस। वेरी नाइस। मैं जब जाने के बाद तो मैं उनको बोली तुम्हारा सपना है तुम होकर आओ, मुझे तो मेरा तो ये सपना भी नहीं है। खूब कराओ। तो ये सपना मेरा मतलब पति और बच्चे मिलकर, हाँ, और बहुत अच्छे से मतलब कि सब यही हस्बैंड भी यही बोलते रहे कि बार बार नहीं जाना होता है, तुमको वहाँ जो मन करेगा कर लेना, जो खर्च करना होगा करना। बच्चे भी यही कि मम्मी जा रही हो, और बहुत प्यार से इन लोगों ने पूरी तैयारी करके भेजी। हम लोग मिडिल क्लास है ना, खर्चा करते थे। मिडिल क्लास वही नहीं, हम लोग की तो हमारी तो और आदत है ना, टेंडेंसी वही ना, क्योंकि एक तो स्ट्रगलिंग फेज देखा है, फिर पैसा पता है कि नहीं भाई, पैसे कमाते हैं। और जब डीएवी में जब मैं टीचर हूँ, तो आप टीचर कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो हम लोग का हाथ ऐसा खुला नहीं है कि कहीं फटाफट। बच्चे तो ठीक है कमा रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने भी सुविधा दी। आपका जनरेशन का जो पैसा है उस जमाने बड़े कॉलेज में बाहर पढ़े लिखे, तो उनके धीरे धीरे आदत हो गई। उनमें तो हम लोगों ने कोई कमी की नहीं ना, कि भाई जो कमी किया आपने नहीं किया। तो ये चीज थी। ये था कि नहीं, जैसे जो वहाँ हेलीकॉप्टर रेडी है, तो उसमें लास्ट में ज्यादा टिकट का दाम हो जाता है। अच्छा। और तो मुझे नहीं पता था। बोले कि वहाँ ऐसा है, मम्मी जाने। मैं जब वहाँ गई, जिन फैमिली के साथ गई थी, वहां जाके पता चल के भाई 10 मिनट 15 मिनट के लिए इतना पैसा मिला है। तो हवाई जहाज बढ़ने में भी दिख ही रहा था।
सही बात। तो मैं बोला क्या ही आदत देखे। इसलिए तुमको पहले नहीं बताया गया। और वहाँ के लोगों का एक बहुत मतलब ये है कि हम पैसा कमाएं और जब मेरे पास हो तो कहाँ जाओगे भाई, तो भारत जाएंगे, अपने देश। वो लोग बोलते हैं अपने देश, भारत जाएंगे, और भारत का धाम। सबके घर के बाहर तुलसी और हनुमान जी मिलेंगे सबके। और खाना कहाँ का ट्रैवल में कोई मेमोरेबल हो कि यहाँ का खाना आज तक का बेस्ट लगा? खाना तो मुझे ज्यादा तो मुझे लिट्टी पसंद है, अच्छा। फेवरेट है। तो एक तो रामेश्वरम में गई थी ना, तो वहां से जब हम लोग बाहर निकले थे, भूख भी लगी थी पूजा वूजा करने के बाद, और बिल्कुल एक मतलब वो मैं नहीं भूल पाती हूँ, एकदम साधारण झोपड़ी जैसे, बिल्कुल झोपड़ी। हाँ, वैसे ही एकदम। है वहाँ mostly। और वहाँ पति पत्नी थे, और गरम गरम इतनी बड़ी बड़ी इडली, सांभर वगैरह कुछ नहीं, केले के पत्ते पे चटनी। और वो मुझे मतलब मैं नहीं भूल पाती हूँ, वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो आपने बताया था कि पापा की डेथ आपके 9th क्लास में हो गई थी? नहीं, मैं तो 6th क्लास में थी। तो कैसे उसके बाद कैसे क्या हुआ, कैसा रहा वो जर्नी, कैसे सब लोग बड़े हुए? मम्मी को जॉब मिला। अच्छा सेक्शन ऑफिसर होकर रिटायर की थी। अच्छा। मम्मी को जॉब मिला, और उस समय थोड़ा मतलब दादा दादी थे, नाना नानी थे, ये लोग भी अपना आना जाना जो सपोर्ट करना होता है जितना करते थे। लेकिन मेन चीज है कि भाई बच्चों का पिता और मम्मी को तो पति तो नहीं, नहीं। वो कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। और जो वो जगह पे जैसे पापा जब एक्सपायर किए तो मतलब डिविजनल इंजीनियर थे, इसमें थे सिविल में। उस समय सिविल का आज से 60-70 साल पहले बहुत वैल्यू था। होते तो जीएम वगैरह कुछ मतलब रिटायर हुए होते। तो वो जो स्टेटस होता है, जो ये वो चीजें तो हम लोग के साथ के लोग चले गए, तो वो सब चीजें तो कमी तो बहुत खलती थी हम लोगों को खास करके। लेकिन ये है कि मम्मी धीरे धीरे संभाली अपने आप को, थोड़ी मतलब अध्यात्म से लगाव था, तो धीरे धीरे। सबसे ज्यादा खराब मेरी हालत थी क्योंकि ज्यादा पापा से अटैच थे, सबसे बड़े थे। और सबसे छोटा भाई तो 1 साल का ही था, और भी सब भाई बहन छोटे थे तो उनको उतना नहीं। मेरा ज्यादा अटैचमेंट था, मैं ज्यादा पापा के साथ रही भी थी। तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मतलब हर साल टाइफाइड हो रहा है, कभी फिट आ जा रहा है स्कूल में ऐसे। तो बगल में पापा के फ्रेंड थे अंकल, वो योगा से जुड़े हुए थे मुंगेर से। तो अपनी बेटी को लेकर जाने वाले थे, तो ऐसे एक दिन आए थे, तो मम्मी बोले कहाँ डॉक्टर वगैरह पे बात रही थी, इतना दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तबीयत इसकी सही नहीं हो रही है। तो उनकी बेटी का अचानक कहीं दूसरी जगह जाना था स्कूल से। तो बोले कि देखिए, उस समय तो लेटर से ही, ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं था, लेटर से ही बुकिंग किया हुआ था। तो बोले कि रेखा नाम था बेटी का, तो बोले कि उनकी जगह पे आप बोलिए तो कनक को लेते जाते हैं, एक बार योगा में ले जाके देखिए। और मेरे घर से कोई योग से जुड़ा नहीं था। जब मैं वहां गई 15 दिन के लिए पहले गई, तो 15 दिन बाद जब मैं लौट के आई तो मम्मी बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत परिवर्तन। तो और दवा वगैरह सबसे, क्योंकि वहाँ योग प्राणायाम, योग निद्रा, वहाँ का एनवायरमेंट एक और आता है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के यहाँ तो जानते होंगे। तो आए तो मम्मी बहुत खुश हुई। फिर अंकल बोले कि 15 दिन में इतना हुआ है, तो मैं मैट्रिक का एग्जाम दे दी थी। तो इसको ऐसा करिए कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है वहाँ, तो वो करा दीजिए, ताकि मतलब ये ईश्वरीय संयोग था। आज हम जो कुछ भी है ना, इतना डेयरिंग या कोई भी किसी परिस्थिति में अपने को निकाल लेना, समाधान को ढूंढना, ये सब योग का ही कमाल है और गुरु की कृपा है। तब फिर मैं गई वहाँ, गई तो कोर्स वगैरह तो किया ही। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि बड़े गुरुजी स्वामी सत्यानंद सरस्वती हम मेरे गुरु हैं। तो मैं ऐसे, मुझे नहीं पता था दीक्षा क्या होता है, कुछ भी ये सब नॉलेज नहीं था। मैं ऐसे निकाल रही तो देखा कि लाइन से लोग खड़े हैं। और उसी दिन बड़े गुरुजी ऑस्ट्रेलिया से आए थे।
हम लोग की क्लास में रंजन स्वामी जो अभी देखते हैं वो लेते थे, वही क्लास उन्हीं के साथ फोटो वगैरह है। तो मैं ऐसे बोली कि ये क्यों खड़े हैं, तो बोले गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए। तो मैं दीक्षा लेने के लिए क्या करना होता है, ऐसे ही कुछ पूर्व जन्म का होगा, मतलब ऐसा मानते हैं कि पूर्व जन्म में कोई गुरु है, और मैं अब मानती हूँ कि अगले जन्म में मुझे गुरु मिल ही जाएंगे, वही गुरु मिलेंगे। वही मिलेंगे। तो बोले कि वहाँ दोने में एक तुलसी का माला, फूल और कुछ डाला हुआ, मतलब ये 5 रुपए में मिल रहा था। मैं भी लेके लाइन में खड़ी हो गई। अंदर गए और दुखी तो हम बहुत थे पापा की वजह से, और मतलब क्या बोले, भावनात्मक और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा टूटे ही हुए थे। तो जैसे ही सामने गुरुजी बैठे थे तो बोले कि क्यों इतना परेशान हो। जैसे पैर छुए तो सिर पे हाथ रखे, और मैं सच बता रही कि मैं संन्यास लेने के लिए उसी दिन कपड़ा वपड़ा लेके बाल छिला के मैं सोचती लौट के नहीं जाऊंगी। संन्यास लेने का पूरा मन बन गया था। उसी दिन रात में आए थे सुबह लेने का, और मैं अचानक सब ऊपर ये संयोग था, जैसे ही सिर पे हाथ रखे बोले देखो तुम्हारा बहुत संसार में तुम्हारी जरूरत है, और बहुत सारे काम है, अपने भाई बहनों को देखना है, कर्म से बड़ा कोई पूजा और संन्यास नहीं होता। फिर उसके बाद, और आज से समझो कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। फिर मैं वहां से लौट के आई तो समझो कि जर्नी बदलने लगी, पूरी जर्नी मेरी बदलने लगी। जो चीजें पहले, अभी रोआ खड़ा हो जाता है, जो चीजें पहले जिस तरह से देखती थी, दुखी होती थी, जो देखने का नजरिया समाज के प्रति, वो सब धीरे धीरे बदलने लगा। अंदर से योग प्राणायाम करते ही थे, मतलब बैलेंस। उसके बाद से आज तक ना टाइफाइड हुआ, ना कभी, हाँ वो मैं मतलब होता है ना कि वो योगा और ये प्राणायाम गुरु का आशीर्वाद। फिर यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। फिर एक बार मम्मी बहुत परेशान, छोटी बहन की शादी हो गई, और मेरा स्वभाव देखकर कि मैं बोली ना कि समझौता करने वाला मेरा मतलब नेचर नहीं था, तो सोचे कि चलो गुरु जी के पास ही ले जाते हैं। तो एक लड़का वो मुंगेर का ही था, उसके बारे में बात करने के लिए एक भैया थे, वही बताए थे। तो हुआ कि हम, मेरे को बोली, तो हम बोले कि नहीं पहले गुरु जी से पूछ लो। आस्था उतनी थी, उसके बाद ही जीवन बदला भी था। तो मम्मी हमको लेके गई, तो गुरु जी बोले कि इसकी शादी के लिए क्यों परेशान है, हो जाएगी इसकी शादी। और मन का गुरु तो समझ ही रहे थे, हो जाएगी शादी, इसकी शादी को लेकर परेशान मत होइए। ये 1985 की, 89 में शादी हुई, जो लड़का मिला जिससे सब गुरु कृपा, सब गुरु कृपा, बिल्कुल। यही होता है कि लाइफ में क्या होता है ना, कभी डायरेक्शन तो भगवान किसी ना किसी को, मतलब मुझे लगता है कि घर से, परिवार से किसी का नहीं, संयोग कैसे बनता है, किसके द्वारा आप जाते हैं, ये सब पूर्व जन्म का डिसाइडेड है, प्रारब्ध है सब प्रारब्ध। तो अब जो चीजें पहले दुखद लगती थी, तो लगता है कि ये पूर्व जन्म का है, और आगे जाने का जब गुरु मिले, यात्रा समझ में आने लगी, जीवन समझ में आने लगा, तो लगा कि जो दुख है उसका मतलब सुखद परिणाम यही था जीवन में। क्योंकि उसी से इतना मजबूत बने, तो ये ग्रोथ देने के लिए वो दुख आया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई होंगी, आप बड़े? हाँ, वो तो बड़े थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी। मम्मी जॉब में रहती थी, मैं बड़ी थी, तो उन लोगों का कॉपी किताब स्कूल में ले जाना, तैयार करना, मतलब होता है ना घर में कि एक बाप एक माँ हो, तो उस तरह से मम्मी बाहर का सारा कुछ देखती थी। मम्मी साथ में बिजनेस भी करती थी, क्योंकि 6 बच्चों का, हाँ, तो अपनी तरफ से नहीं चाहती थी कि किसी को कोई कमी हो, जितना कर सकती थी करती थी। तो रात में भी काम, स्वेटर का बुनाई भी कर रही है, बिजनेस भी, कपड़े का बिजनेस भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, तो खुद बहुत बिजी रहती थी। और सिलाई कटाई, मतलब मम्मी में जितना गुण था उसका मतलब क्या बोले, एक पैसा भी हम लोग में
एक दो आना भी नहीं आया। और ये पोएट्री कैसे स्टार्ट किया आपने? फादर के जाने के बाद मैं क्लास 8 9 में, तो जब खुद को संभालने, थोड़ा अपने को संभालने शुरू की, तो कुछ कुछ लिखती रहती थी डायरी में। तुम्हारा काफी कम एज से स्टार्ट कर हाँ, दी थी। मेरी वही कहानी की कुछ खोने के गम में ही खुद को यूं न खो डालो, जो सब कुछ खोकर पाता है उसको ही पाना है कहते हैं। वाह, ये पहला है क्या? यही पहला है, पहले इसी पे ये मैं लिखी थी। वो अभी भी डायरी है, तो मुझे लग रहा है 1982 में लिखी थी। वेरी नाइस। अभी भी डायरी है वो मेंटेन कर। हाँ, तो ये सारी जो पोएम्स वगैरह हैं जो मतलब इसके पुरानी बाद- है, हाँ। उनका एक कंसोलिडेट करके बुक क्यों नहीं? उसी का मैं अभी बुक निकाली ना जो। अच्छा। वही, ये सब लोगों ने सोचा कि ये मैं अचानक लिखी हूँ, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे मैं डायरी में लिखती थी, तब फेसबुक नहीं था, हाँ, बिल्कुल। कुछ ही नहीं, अपना डायरी में लिखना होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो डायरी में ही मैं लिखती थी, वो सब इकट्ठे होते रहे। फिर जैसे फेसबुक पे आपने सजेशन दिया कि भाई आंटियां बहुत अच्छा लिखती हैं बुक। तो मेरा सजेशन क्या? हाँ, nice। मैं वो डाली थी तो ओह। कि देखो सिमी, आपके कहने पे हाँ, आपने डाला था, तभी मैंने देखा था। कि मेरी किताब निकल गई। तो ऐसे कुछ कुछ लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, कुछ ने, उसमें एक आप भी थी कि भाई इतना अच्छा लिखती हो तो एक किताब कर तो लो। मेरा था कि क्यों वेस्ट जाना, हाँ, जिसको मन है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, लेकिन क्या पता कुछ लोग को बहुत इंस्पायर कर जाए। ये तो बच्चे बड़े हुए, फ्री हुई, तो धीरे धीरे मैंने उसको संकलन करना शुरू किया। कुछ और लिखती तो हमेशा रहती थी, बहुत था, तो 2 किताब हो गई काव्य की। और गद्य भी मुझे लिखना मतलब पसंद था, तो वो तो मैं फेसबुक पे ही डालना शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइप करने लगी। हाँ। तो मुझे लगा कि चलो, फिर ध्यान आया कि जब इतना मैं टाइप कर चुकी हूँ, इतना और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स के परिवार वाले लोग भी मुझे डीएम करते रहते थे कि ये हमें बहुत अच्छा लगता है, सुबह हम लोग पढ़ लेते हैं। आहा जिंदगी करके कुछ दिन मैं लिखी हाँ। थी, आहा जिंदगी, फिर जीवन की समझ। तो ये सारे चीजों को मैंने वो जीवन की समझ किताब ही मैं छपवा दी। उसमें सारा, उसमें 10 कहानी, 10 कहानियां हैं उसमें तरह तरह की, और उसके अलावा और सब वही छोटे मतलब सब इंस्पिरेशन, मतलब सकारात्मक सोच, जीवन को कैसे जिए, जीवन में कैसे खुश रहें, परिस्थितियों को आप मतलब कैसे देखें, उनका सामना कैसे करें। तो ये वही सब है। तो जैसे कि रामचरितमानस वाला जो स्टार्ट किए थे, वो भी तो आप मतलब हाँ, ये मेरे बेटे ने हिंदी भी कहा में कि था, मम्मी उसको क्यों नहीं इसको भी करा? एक करा दो। हाँ। तो हाँ, लेकिन मतलब पॉइंट है कि ठीक है लोगों के पास रामचरितमानस है, हाँ हाँ, पर क्या पता वो लैंग्वेज किसी को ज्यादा इजी लगे। नहीं तो मैं उसमें ज्यादा मेहनत नहीं की हूँ, बस उसको थोड़ा संक्षिप्त करके डाली हूँ। वही इसीलिए तो बोल रही हूँ, मतलब मुझे और लगा कि- इजी लैंग्वेज हो हाँ, गया ना, थोड़ा। तो आपको तो डालना चाहिए तो वो। मुझे लगा कि रामचरितमानस उस हर कोई पढ़ता है। आप अपना नहीं, सोचिए मत, मैं फिर आप अभी- पढ़ते हैं, वो सारी दुनिया पढ़ती है, बट जरूरी नहीं है। हाँ, अब की जो जनरेशन है वो और सिंपल वर्जन पढ़ती है। यही सोच के तो मेरी बेटी को बहुत मैथोलॉजी का ज्ञान नहीं था, ऐसे ही तो वो 2018-19 में से बातचीत हो रही थी, तो हम लोग कहीं घूमने गए थे, तो बेटे को तो मतलब वो रामचरितमानस, रामायण, गीता और पूरा पढ़ा भी है, उसको अच्छा डीप नॉलेज है। तो वो बोले यार मम्मी इसको भी पढ़ा दो, तो बोले मम्मी अब हमको पढ़ाओ। तो क्योंकि वो मेरे स्कूल में था, साथ साथ रहता था, ये दूसरे स्कूल में भी थी, और नानी मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थी और इन सारी चीजों का बहुत था, उनके साथ साथ बच्चा ज्यादा ननिहाल में पला, उसका असर हुआ। तो ये तो हम बोले ठीक है चलो 1 घंटा डेली शाम में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। 1-2 दिन कुछ हुआ तो बाबू बोला कि देखो ना मम्मी, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जिनको कि बिल्कुल ही पता नहीं है इन चीजों के बारे में, तो तुम फेसबुक पर हर दिन का डालना शुरू करो। इससे क्या होगा कि कोई भी, हम बोले अरे बेटा फेसबुक पर रामचरितमानस कौन पढ़ेगा, क्योंकि अमूमन लोग तो सोशल मीडिया में आज से 5-7 साल पहले तो और भी थोड़ा था, वे फोटो डाल रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, किसका इंटरेस्ट होगा। बोले मेरा आधुनिक चौपाल तो वही है, वही है, सही बात। तो कम से कम कभी कोई मोबाइल खोले तो सामने आ गया तो 1-2 ही देख लिया, वही कुछ भी पढ़ लिया, बिल्कुल। तो
उस पे डालो, तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन मैं जब डालने लगी तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। मतलब हर तरह के लोग पूरा बहुत जुड़े, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और फिर जब मैं बेंगलोर आई, इन लोगों ने मेरा जो फोटोग्राफी कर दिया, तब तो लोग प्रवचन के लिए बुलाने लगे। क्लास ले रही हैं, ये करे, अरे भाई नहीं, हम बहुत विशुद्ध जो है गृहस्थ जीवन वाले आदमी हैं और बहुत मस्ती खोर गृहस्थ जीवन वाले आदमी हैं। फिर थोड़े दिन बाद हम बोले भाई नहीं, अब अपना ड्रेसअप वगैरह जब बंद हुआ तो मैं बोली कि ना भाई इसको थोड़ा बदलो, नहीं तो लोग थोड़ा धीरे धीरे तो आप माता जी हैं, दुर्गा जी हैं, तो शुरू हो गया। टाइम है हमारे रैपिड फायर का, जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको, सोचने का टाइम कम मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी है ना? रेडी। पोएट्री या कुकिंग? पोएट्री। संस्कृत में सबसे ब्यूटीफुल वर्ड? रमणीय। सुबह पहले चाय या न्यूज़पेपर? पहले जो वेरी नाइस। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? धार्मिक स्थल। अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? बहुत अच्छी सिंगर बनना चाहूंगी। ओह, मेरी आवाज मतलब गाने का बहुत शौक है। अच्छा। आवाज नहीं है। एक वर्ड में आपको अपनी माँ को डिस्क्राइब करना हो तो? निडर। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। सबसे ओवररेटेड डिश जो मतलब खाने में लगे आपको कि यार कुछ खास तो नहीं है, इसका इतना हवा बना रखा है? आजकल का पिज्जा बर्गर। सीक्रेट टैलेंट जो कोई नहीं जानता है आपके बारे में? बहुत ज्यादा इमोशनल। डन हो गया। इतना ही था, देखिए टफ नहीं था। ना टफ क्या होता है? कैसा है बताइए? बहुत टेस्टी है। आ रहा है मम्मी वाला जो टेस्ट आ रहा है? मेरी मम्मी वाला टेस्ट आ रहा है। अरे वाह, तो ये वर्थ रहा बनाना हमारा। और आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिए, देखिए कमेंट्स में जरूर डालिए कि कैसा बना है, बताइए। बहुत टेस्टी है और थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत हेल्दी भी है। कुछ भी इसमें तेल घी कुछ भी नहीं है, प्रोटीन कोई भी खा सकता है। वही कोई भी खा सकता है। और जो टेस्ट है वो आपका मन भर देगा, मतलब आपको लगेगा कि सारी इंद्रियां खुल चुकी है अब। बहुत टेस्टी है। तो मुझे आपकी वो पोएट्री वाली बुक्स देखनी है, मुझे आपकी वो सारी पोएम्स इतनी अच्छी लगी जो मैंने फेसबुक पे देखी। जीवन का स्पर्श। और ये दोनों कौन सी किताबें हैं? ये भी कविता का ही संग्रह है। 95 कविता है इसमें। स्पंदन। अच्छा। छोटा छोटा है। और ये जीवन की समझ जो है, इसमें 10 कहानियां हैं और जीवन को कैसे जी। ये गद्य की ये पहली पुस्तक है। अच्छा, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है अरे वाह। और एक की तैयारी चल रही है। और ये सारे अमेजोन पे अवेलेबल है? हाँ, सभी में। तो आप लोग अमेजोन पे जाइए और जीवन का स्पर्श, स्पंदन और जीवन की समझ, ये बुक्स जो है इनको देखिए, खरीदिए और फीडबैक दीजिए हमें इस वीडियो पे, इस चैनल पे कि कैसी लगी आपको ये किताबें, ताकि हम वो फीडबैक डायरेक्ट कनकलता जी को पास करें। तो बहुत ही सुंदर बुक है ये। कविताएं मैंने पहले भी फेसबुक पे पढ़ी हुई हैं, पर मैं आपके मुंह से होल लाइन सुनना चाहूंगी जो आपकी फेवरेट है। विद्रोही नारी। नारी, तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो। ना तो तुम छोई मुई हो, ना ही तुम कोई अबला, कंधे की मोहताज नहीं तुम तो हो अद्भुत सबला। तुम अपनी परिभाषा बदलो। पालने में तुम दक्ष हो, पाल ही रही हो। पालने में तुम दक्ष हो, आंखों में सपने पालो। जो हाथ थामते थे बेलन, उन्हें कलम पकड़ा डालो। नारी, तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो। जो हमारे यहाँ एक आ गए, पता है? एक है ना कि भैया औरतें खाना बनाने के लिए ही होती हैं, किचन संभालना ही उनके हिस्से में है। तो भाई वो किचन में भी तुम जितना कुछ संभालती हो, तुम चाहो तो और भी चीजों को संभाल सकती हो। जिन आंखों में आंसू होते थे, उनसे पढ़ने की आदत डालो। वाह।
ज्ञान के बिना कोई क्रांति नहीं होती। जिन आंखों में आंसू होते थे उनसे पढ़ने की आदत डालो, मन के खाली कैनवास को ख्वाबों के रंगों से भर डालो। जीवन में अगर कोई सपना ना हो, कोई ख्वाब ना हो, तो जिंदगी तो मुर्दे की तरह हो जाएगी। पूरा क्या करेंगे? पूरा क्या करेंगे? क्या करेंगे? नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी परिभाषा बदल डालो। मन के कारागार से निकलो, मन के कारागार से निकलो, पुस्तक ही हथियार तुम्हारा। तोड़ो पैरों की जंजीरों को, शिक्षा ही अधिकार तुम्हारा। नारी तुम विद्रोही बनकर अपनी एक नई परिभाषा कर डालो। ज्ञान तुम्हारी असली सुंदरता, और सब तो ढल जाता है, और हम अपना चाहते भी कि हमारी पहचान सुंदरता से हो, उसका क्या मतलब है? कितने दिन? ज्ञान तुम्हारी असली सुंदरता, तर्क ही है बुद्धि की कुशाग्रता, तर्क ही है बुद्धि की कुशाग्रता। अध्यात्म तुम्हारी दिव्य दृष्टि है। अध्यात्म के साथ अगर ज्ञान और विज्ञान है तो एक सही दिशा में इंसान जाता है। तो अध्यात्म तुम्हारी दिव्य दृष्टि है, अपने मन को पढ़ डालो। नारी तुम विद्रोही बनकर एक नई परिभाषा गढ़ डालो। नारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे गूज बम्स हो गए, इतनी पावरफुल है ये। नहीं, मैं बहुत सारी कविताएं इसमें 4 भाग में है, मतलब ये वही एक भाग पूरे नारी को ही समर्पित है। एक ही भाग में, मतलब मुझे सही में गूज बम्स आ गए। और मतलब मुझे लगता है अगर कोई भी लो फील कर रहा है वो अगर ये पढ़ ले, मुझे लगता है कम से कम 1 महीने का कोटा पूरा हो जाएगा अपना काम करने के लिए। बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें 4 भाग में है। पहले नारी पर है, फिर जीवन पर है, फिर ये प्रेरक जो व्यक्तित्व है अटल बिहारी वाजपेयी, विवेकानंद सब पर, और त्योहार पर है। हमारे भारतीय जो त्योहार है वो 4 भागों में है, उसमें पूरी मिला के पुस्तक है। तो अगर आपको जरा भी जीवन में लो फील हो रहा है या लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक बार ये बुक पढ़िए। आप लोग को भी जो एनर्जी की जरूरत है वो ये बुक भर देगी। कम से कम 1 महीने के लिए तो आप लोग चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा पढ़ते रहिए, एनर्जी को रिचार्ज करते रहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए विचारों के साथ। और आप लोग के कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, फीडबैक हो, कमेंट्स में जरूर डालिए और हम उसको नए वीडियो से जरूर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव फन।